अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों के साथ है इस बार का सुपर 40 का टॉपर नजमुल शकीब, जिसने इस बार आउट ऑफ 720 705 मार दिया है। साथ में हमारा रेस्पेक्टेड अबू सर हैं, फिजिक्स का यहाँ सीनियर मोस्ट फैकल्टी है। तो बताओ अपने बारे में कुछ पहले बताओ। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, इतना शॉर्ट टाइम में क्या कुछ ऐसा ही बता। इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि मैंने एक साल ड्रॉप किया। ड्रॉप क्यों हुआ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि लास्ट में एक जो रिवीजन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो पूरा सिलेबस का रिवीजन होता है वो एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से करना पड़ता है। पूरा डिटेल्स, इन डिटेल्स एक बार करना पड़ता है, वो अच्छे से नहीं हुआ। और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो बनाना होता है हर चैप्टर का, वो बहुत कम हुआ बनाने का। जैसे कि अगर क्लास में जो हो रहा है वो क्लास में पढ़ के ख़त्म करना चाहिए, और दूसरा वो डायरेक्ट सेल्फ स्टडी में उतना उसके लिए उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा। तुमने पहले अपना नंबर कितना है इस बार, और लास्ट ईयर में जब 12 के साथ थे तब कितना था? लास्ट ईयर 12 के साथ था तब 534। अभी एक्सपेक्टेड 705 है एक्सपेक्टेड। काउंटिंग में इतना ही आ रहा है अभी। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसके लिए बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है, और उसके मतलब 705 फिक्स्ड है? हाँ, वो 710 तक भी जा सकता है। जा सकता है। अच्छा, मैं और एक सवाल पूछता हूँ। इस बार बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 520-30 आ रहा है, और लोग बहुत घबरा हुआ है। तो तुम बस ये बताओ, तुम्हारा लास्ट ईयर में 530 से 705 हुआ। हाँ। तो वो सारे बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं? उसका कुछ ट्रिक्स बताओ, जो कैसे कर सकते हैं वो सारे बच्चे। वो अभी 520 आ रहा है, मतलब अच्छे से पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। जैसे कि लास्ट ईयर मेरा भी ऐसा हुआ था कि मैक्सिमम जो 90% कॉन्सेप्ट आता ही था, लेकिन एग्जाम में बैठ के वो अप्लाई नहीं कर पाते थे। ये एक डिफिकल्टी होता था टेस्ट में। और अभी जिनको मतलब उस रेंज में आ रहा है, 550 के रेंज में आ रहा है, मतलब उनका प्रिपरेशन अच्छा था। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। उनका भी अगर थोड़ा सा लक फेवर कर देता तो उनका भी शायद हो जाता। लास्ट में थोड़ा सा लक भी फेवर करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि पूरा लक के ऊपर छोड़ देना है कि लक जो करेगा वो 90% तो खुद का देना ही है, और हार्डवर्क ज़्यादा करना है। और ऐसे नहीं है कि डाइवर्स होना चाहिए, सिलेबस से डाइवर्स नहीं होना चाहिए। अभी अगर एक साल रिपीट करेगा तो जो सिलेबस है एनटीए का वो जेरेक्स करा के उसके ऊपर ही रहना चाहिए, उससे बाहर उतना नहीं जाना चाहिए। और एनसीईआरटी केमिस्ट्री में पूरा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पूरा देखना चाहिए। फिजिक्स में भी लास्ट में कुछ चैप्टर्स है जिनसे डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड उठा के दे देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट जो क्वेश्चन दे रहा है एनसीईआरटी से लाइन दे रहा है, अगर वो एक बार भी पढ़ा हुआ होगा तो डायरेक्टली टिक मार सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करने के लिए 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा, तो उसमें टाइम थोड़ा बच जाएगा। और एक सुपर 40 का फायदा है कि यहाँ का जो टेस्ट होता है थोड़ा टफ होता है और 20 मिनट कम मिलता है। जो एक्चुअल जो नीट का टेस्ट है वहाँ पे 20 मिनट ज्यादा मिलता है, तो उसमें जाके थोड़ा सा टाइम का इशू नहीं होता। ये एक फायदा है, उसमें टाइम का इशू नहीं होगा, और उसमें क्वेश्चंस भी इजी रहेंगे, तो इसलिए टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा, अबू सर आप कुछ पूछिए इसका प्रिपरेशन का कुछ। ऐसे ये बताइए आप कि अगर कोई 530 ला रहा है अभी, या लास्ट रैंक है, जस्ट किसी तरह से सिलेक्शन हो रहा है, क्या उसको जाना चाहिए या रिपीट करना चाहिए? जस्ट समहाउ ही इज गेटिंग सेलेक्टेड, he should grab the seat or he should take a chance for better rank? चांस, अगर कॉन्फिडेंस है कि एक साल और कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं तो एक चांस और ले लेना चाहिए। और ऐसा है कि मिल रहा है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं है कि इतना कर पाएंगे, तब
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तब अभी ले लेना चाहिए सीट। वैसे सेकंड एक साल ड्रॉप लेने में कोई भी सब्जेक्ट को कैसे दोबारा पढ़ना चाहिए? फर्स्ट ईयर में तो जस्ट 11 एंड 12 में पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाता है, सेकंड ईयर में बेसिकली वो क्या करे, किस तरह से पढ़े किसी भी सब्जेक्ट को? जैसे कि ऐसा केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में पूरा टीचर्स का नोट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी उतना नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है 99% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो जब रिपीट करना करते हैं उस टाइम में एनसीईआरटी में ज्यादा फोकस रहना चाहिए केमिस्ट्री में, और उससे सिर्फ केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और बायोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बायोलॉजी में हर चैप्टर में एक समरी होता है, हर चैप्टर में उसमें अलग अलग बहुत सारा 10-12 पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो एक्चुअल थ्योरी में नहीं लिखा है, उसमें बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और जो पुराना एनसीईआरटी नया एनसीईआरटी वो दोनों ही एक बार पढ़ना चाहिए, और क्योंकि दोनों में थोड़ा सा चेंजेस है, 1-2 लाइन चेंजेस है, तो उसके लिए देख लेना चाहिए इसमें क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है। अगर थोड़ा उल्टा लिखा है, दोनों में मैच नहीं कर रहा है, तो प्रेफरेंस नया एनसीईआरटी को देना चाहिए। और इसमें अगर फिजिक्स में जाए, फिजिक्स में अगर 11-12 अच्छे से पढ़ लिए हैं तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनाना चाहिए, क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए फिजिक्स में। और क्योंकि फिजिक्स का अगर सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही बनाएंगे अभी जब रिपीट कर रहे हैं, और उसमें एक साल अगर पढ़ा हुआ है तो क्लास में ही सब हो जाएगा, एक रिवीजन तो क्लास में ही हो जाएगा। और जो जाके रूम में जाके सेल्फ स्टडी में बैठ के सब क्वेश्चन ही बनाना है, और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन फंस रहा है उस कॉन्सेप्ट को देखना है रिपीट, और उस कॉन्सेप्ट को लेके अगर फिर भी डाउट है उस कॉन्सेप्ट में, ऐसा भी हो सकता है कि भूल गए, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके फिर से एक बार टीचर से पूछ लेना है। और एक चीज है कि डाउट क्लास के टाइम में कुछ टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरे को ऐसा मन में आता है कि पूछने से दूसरा मेरा जो साथी है वो क्या समझेगा, उसको तो आता है मुझे नहीं आता, ये अगर सोच में आ गया, माइंड में आ गया, तो खुद का ही लॉस है। क्योंकि अगर वो उस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस नीट में आ गए तो अपना ही जाएगा मार्क, दूसरों का नहीं जाएगा। तो जब तक समझ में नहीं आया तब तक पूछना चाहिए। अच्छा, सुपर 40 का जो मतलब जो तुम बोले पूछना ही चाहिए, क्या हमेशा टीचर अवेलेबल होता है कि उसके बारे में थोड़ा बताओ? हमेशा तो अवेलेबल होता ही है। अगर क्लास है तो क्लास के बीच में ब्रेक 15 मिनट आधा घंटा ब्रेक है तो उसमें उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और शाम को भी 6 बजे के अराउंड टीचर्स अवेलेबल होंगे, तो पूरा टाइम में जो सेल्फ स्टडी में जितना भी डाउट्स है नोट्स करके वो रख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो डाउट्स है मेरे हिसाब से उसी दिन क्लियर करना चाहिए जिस दिन डाउट है। और अगर उस दिन टीचर्स अगर गलती से अवेलेबल नहीं है, कोई इमरजेंसी है, तो उस टाइम में नेक्स्ट डे उसको सॉल्व करना चाहिए जल्दी। अगर थोड़ा टाइम लेट हो जाएगा कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में भूल जाएंगे कि क्वेश्चन ही क्या था, वो भूल जाएंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछना है टीचर को। ऐसा है कि कुछ जिस पॉइंट में डाउट है डायरेक्टली वो जो पूछना है वो भूल जाते हैं रिदम में। अगर उसी टाइम में अगर पूछेंगे तो रिदम में दिमाग में रहेगा कि इस पॉइंट में डाउट है। अगर 2-4 डाउट मिल जाएगा तो नेक्स्ट डे के लिए वो थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे किस पॉइंट में डाउट था, वो थोड़ा याद नहीं रहता। और सर और कुछ पूछना है? मेरी तरफ से मैं तो बहुत सफिशिएंट हूँ मेरी तरफ से। अच्छा, मेरे तरफ से और एक सवाल है। अगर तुम्हें लास्ट ईयर में 532 मिला था तो तुम्हें तो कोई BDS या फिर कुछ MBBS नहीं मिलता, लेकिन BDS या फिर बाकी कुछ में लिया था, तो तुमने रिस्क क्यों लिया एक साल फिर से? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि लास्ट में जो मॉक टेस्ट हुआ वो खराब हुआ था, तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो ऐसा हुआ कि होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट में अटक गया था कि होगा कि नहीं। दिमाग में टेंशन आ गया था कि होगा कि नहीं।
तो ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में जो 2-3 टेस्ट है वो थोड़ा इजी देना चाहिए कि मोटिवेट रहे। तो इसके लिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसका सिलेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा लास्ट में मोटिवेशन का जरूरत है। और मुझे ऐसा लगा कि इस बार इतना हुआ तो नेक्स्ट जो 1 साल और ऐसा देख के मिला, मुझे ऐसा फील हुआ कि केमिस्ट्री में कम आया था लास्ट ईयर 104 ऐसा कुछ आया था। तो इस बार बता दो केमिस्ट्री में। इस बार 180। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुन रहे ना, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आ गया इस बार। लास्ट ईयर के टेस्ट सीरीज में और इस साल के टेस्ट सीरीज में दोनों साल में क्या डिफरेंस मिला आपको सुपर 40 के टेस्ट? सुपर बैलेंस में थोड़ा वो बैलेंस नहीं था, क्योंकि अगर एक साथ 2-3 सब्जेक्ट अगर हार्ड हो जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो इसलिए ऐसा देना चाहिए 2 सब्जेक्ट एक साथ, या एक सब्जेक्ट हार्ड दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा इजी, ऐसा कुछ होना चाहिए। और केमिस्ट्री का एक है कि एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो भी करना चाहिए, क्योंकि इस बार भी एक क्वेश्चन आया एनिलीन का जो था एक क्वेश्चन, वो मेन जो थ्योरी है उसमें नहीं लिखा, डायरेक्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसके रिलेटेड कोई थ्योरी मेन टेक्स्ट में नहीं लिखा, तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। तो एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब तुम्हारा जर्नी में सुपर 40 केस कितना हेल्प किया लास्ट में, और एक बार हम सुनना चाहते हैं। 100%, क्योंकि पहले तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में, तो आने के बाद सब कुछ पता चला। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा 11 में आकर सुपर 40 में एडमिशन रहा है तो उसका थ्योरी के साथ साथ हर रोज कितने प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चंस इंडिविजुअली सब्जेक्ट का, जैसे कि फिजिक्स का कितना, केमिस्ट्री का कितना, बायोलॉजी का कितना? अगर 11th में है तो जैसे कि 11th में है तो एक दिन में उतना ज्यादा 11-12 में टॉपिक नहीं कवर होता, कि अगर फिजिक्स में हो जाए तो मैक्सिमम 5 टॉपिक, अगर छोटा छोटा टॉपिक है तो 5 टॉपिक या 4 टॉपिक, 3 टॉपिक ऐसा होता है। तो उस टॉपिक में किसी भी मॉड्यूल में उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्लास में भी उस टॉपिक में कम से कम 15-20 तो क्वेश्चन कराया ही होगा। अगर 4 टॉपिक है तो 20 क्वेश्चन तो होगा ही। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन, और जो मॉड्यूल्स का 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है तो वो कर लेना चाहिए एक दिन में। बायो का भी ऐसा ही है कि जो टॉपिक है वो एक बार ये है कि टॉपिक वाइज नहीं करने से, बायो टॉपिक वाइज करने से उतना बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि बायो का अगर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एक साथ लेके पूरा 100 क्वेश्चन अगर है तो वो एक साथ करना है, आंसर की नहीं देखना है, पहले वो सब कर लेना है, सब क्वेश्चन एक साथ करके उसके बाद आंसर की चेक करना है कि कौन कौन सा गलत हुआ, और उस क्वेश्चन को टिक लगा के एनसीईआरटी में किस जगह है वो थोड़ा हाईलाइट करके रखना है कि कहाँ पे गलत हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिजिक्स में जनरली या केमिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चे बहुत सी मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। हाँ। उसका एक्यूरेसी लेवल इम्प्रूव करने का क्या तरीका है, कैसे किया आपने एक्यूरेसी लेवल? जो सिली मिस्टेक्स है लास्ट में, मैक्सिमम जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा धीरे करना चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट जो थ्योरी है, जैसे कि पहले तो फॉर्मूला जो है वो लिखना चाहिए, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद जो फॉर्मूला में जो टर्म्स है उसी टर्म्स के हिसाब से पहले पुट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि ये पता है जैसे कि Q1 Q2 मल्टीप्लाई करने से दोनों 2 और 3 है, जैसे कि पता है कि 2 और 3 मल्टीप्लाई करने से 6 होगा Q1 Q2 मल्टीप्लाई करने से। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 6 बैठा दिए, पहले 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 ऐसे लिख लेना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली 6 लिख दिए और दिमाग में ऐसा आ गया कि कुछ एक ही टर्म है लेकिन मुझे फॉर्मूला में 2 टर्म दिख रहा है, तो उस टाइम में अगर दिखा कि क्वेश्चन में एक और नंबर है वो पुट कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से पहले जो टर्म्स होगा गिवन, वैल्यू दिया होगा, वो वैल्यूज को पुट करना है। और एक जो होता है कि मेरा इस साल एक मिस्टेक हुआ, जैसे कि पॉइंट के बाद जो होता है 1.98, 19.8, 198, ऐसे जो चीजें हैं, मैं पहले भी एग्जाम से पहले ये सोच के गया था कि इसको दोबारा करना है, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं इसको मार्क नहीं कर पाया कि ये दोबारा करना है। मेरे पास टाइम भी बचा था, मैं कर सकता था, लेकिन ये मार्क भी करना जरूरी है कि
इसको दोबारा करना है। और इस चीज में मतलब जैसे कि अगर पॉइंट का थोड़ा सब हर आंसर सेम है, चारों ऑप्शन सेम है, पॉइंट में इधर उधर है, तो उसको 2 बार करना चाहिए। और दोबारा अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो तीसरे बार भी करना चाहिए। तो अभी बताओ नजमुल शकीब, तो ये जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए जो पेपर है, पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए? किस सीक्वेंस में? सीक्वेंस खुद का होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को जिसमें कॉन्फिडेंट है कि अगर फिजिक्स में कॉन्फिडेंट है तो वो फिजिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम लोगों का बायो स्ट्रांग है तो मैं कहूँगा बायो से ही करना चाहिए मैक्सिमम लोगों को। अगर जिनका ऐसा कॉन्फिडेंट है कि मैं फिजिक्स से अगर स्टार्ट करूंगा तो मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो अच्छा होगा, इसका कॉन्फिडेंट दूसरे सब्जेक्ट में मेरा बूस्ट अप हो जाएगा कि दूसरा सब्जेक्ट अच्छा होगा इसके लिए। अगर इसका मतलब अगर थोड़ा क्वेश्चंस अगर इजी है तो कर सकते हैं। अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि इससे करने से मेरा कॉन्फिडेंट बूस्ट अप हो जाएगा तो उस हिसाब से करना चाहिए। वो अपना खुद का है कि जिसका केमिस्ट्री स्ट्रांग है वो उससे कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों का बायो ही स्ट्रांग होता है जो नीट में आते हैं, तो बायो ही फेवरेबल है सबके लिए। और सुपर 40 का टीचर्स के बारे में कुछ बताओ। टीचर्स तो सब बहुत अच्छे हैं कि सभी टीचर ऐसा है कि सभी टीचर अपने बच्चों को 100% देना चाहेगा, क्योंकि उनका जो स्टूडेंट्स है वो 100% रिजल्ट लाए, तो सभी टीचर अपना 100% देते ही है। तो ये मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टूडेंट है उनको उनके अंदर ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि फीलिंग नहीं लाना चाहिए कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। अगर ऐसा फीलिंग आ गया कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो धीरे धीरे उसका एफिशिएंसी जो है इंटेक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है, उस टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसका एफिशिएंसी घट जाएगा और बाद में धीरे धीरे समझ नहीं आएगा उस टीचर जो पढ़ा रहा है। तो ये माइंड में नहीं लाना चाहिए कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, कि ये बुरा पढ़ा रहा है, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ये मेंटेलिटी नहीं लाना चाहिए। जो पढ़ा रहा है वो अच्छा ही पढ़ा रहा है, सब टीचर 100% दे रहे हैं, तो उस हिसाब से कैप्चर कर लेना चाहिए कि क्या पढ़ा रहा है। क्लास नोट्स अच्छे से ध्यान देना चाहिए। क्लास ऐसा हो सकता है कि नीट में जाके 1-2 ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है कि पढ़ा है लेकिन भूल गया, जो हुआ था मेरे साथ, इस बार भी हुआ था। उसमें बाद में थोड़ा उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखा था, टाइम बचा था, तो याद किया कि उस क्लास में क्या पढ़ाया है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पढ़ाया है, तो उस टॉपिक में जो जो पढ़ाया वो थोड़ा याद किया, करने के बाद उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो ये जो क्लास है, क्लास में 100% फोकस्ड रहना चाहिए। अगर 100% फोकस रहेंगे तो प्रेशर के लिए ये सब होता है कि भूल जाते हैं। पढ़ा हुआ क्वेश्चन जो पहले भी 2-4 बार कर लिया है फिर भी भूल जाएंगे, ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। तो इस टाइम में क्लास में जो हुआ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 100% अगर फोकस्ड है तो कर पाएंगे ये। एक और क्वेश्चन लास्ट में, क्लास 12 के बाद भी आपने दिया एग्जाम और 1 साल रिपीट करके भी एग्जाम दिया, तो एग्जाम प्रेशर कैसा फील हुआ दोनों सिचुएशन में? क्लास 12 में एग्जाम प्रेशर कैसा लगा? क्लास फर्स्ट रिपीट के बाद एग्जाम का प्रेशर कैसा रहा? फर्स्ट ईयर जब दिए तो ऐसा प्रेशर नहीं था कि इस बार होगा नहीं होगा, उसका कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि सब लोग अगर घर जाएंगे तो सब जितना भी रिलेटिव से बोलेगा ये तो पहला ही अटेम्प्ट है तो इसमें उतना टेंशन, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा ही सब बोलेंगे तो उतना टेंशन नहीं आता पहला। अगर सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे तो थोड़ा टेंशन बढ़ जाता है कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर से 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा प्रेशर आ जाता है। अगर मार्क्स टेस्ट में ज्यादा आ रहा है तो उतना टेंशन नहीं होगा। और एक चीज है कि जो नीट के दिन सुबह अगर थोड़ा 1-2 टॉपिक याद करने का, ऐसे बिना बुक्स का अगर सोचेंगे कि ये टॉपिक क्या था तो कुछ भी याद नहीं आएगा, पूरा ब्लैकआउट हो चुका होगा। तो उस टाइम में मैं एक चीज किया कि एक क्वेश्चन था मेरे पास, क्वेश्चन पेपर जो फुल टेस्ट का था, एक क्वेश्चन निकाला, उससे रैंडमली एक क्वेश्चन में गया तो देखा वो क्वेश्चन कर सकता हूँ, आ रहा है क्वेश्चन, टिक मार सकता हूँ। तो दूसरे पेज में गया रैंडमली और 1-2-4-5 क्वेश्चन किया
तो उससे ये एक दिमाग में फिट हो गया कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर टेस्ट में बैठ जाऊंगा तो पूरा याद आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देख के वो टॉपिक पूरा याद आ जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि उस दिन अगर डिमोटिवेटेड फील हो रहा है कि कुछ याद नहीं आ रहा है, तो एक दो रैंडमली जो देख के लग रहा है कि ये एक बार कर सकते हैं तो करना चाहिए उस दिन, एक दो क्वेश्चन। जब मेरा वो एक सवाल है, एज ए रिपीटर, मतलब मान लो तुम्हारा मई महीने में ख़त्म हो गया एग्ज़ाम और फिर तुम्हें पता चल गया जो तुम्हारा स्कोर इस बार जितना होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो एज ए रिपीटर कब तक फिर सिलेबस कंप्लीट करना है तुम्हें? अगर रेंज 450 से 500 है तो उनका है कि मैक्सिमम चीजें आता है। अगर एक दो चीज नहीं आता है तो अगर कोर्स अगर शुरू नहीं हुआ, एक महीना ऐसा होता है कि 15-20 दिन गैप रहता है कोर्स शुरू होने में, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो 15-20 दिन जो गैप रहता है, जो उस टाइम में जो वीक पॉइंट्स है वो थोड़ा घर से एक बार देख के आना चाहिए, घर से देख के आना चाहिए, और आने के बाद जिस रिदम में क्लास होगा उस रिदम में करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एडवांस चलना चाहिए। अगर उनको ये आइडिया है कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा है तो एक बार उस टॉपिक को देख लेना चाहिए, देख के क्लास में बैठना चाहिए। अच्छा, और एज ए रिपीटर सिलेबस कंप्लीट करके कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए फुल? मिनिमम 100, मिनिमम 100। फुल टेस्ट। तुमने कितना दिया था? उतना काउंट नहीं किया, 100 से ऊपर ही होगा। 100 से ऊपर ही होगा। तो अगर 100 से ऊपर मॉक टेस्ट मतलब मेन टेस्ट से पहले ही दे रहा है तो आप नतीजा देख रहे हैं 705, ये भी 710 जैसा ऊपर आ रहा है। और पेपर सिर्फ देना ही है, फिर एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें उतना टाइम भी नहीं लगता, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गलत हो रहा है उस टॉपिक को देखना। ऐसा है कि जो हर टेस्ट में गलत हो रहा है, जो चीज़ है उसको नोटिस करना है कि क्या कौन सा गलत हर टेस्ट में हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चंस, वो देखना है। जैसे कि मेरा हो रहा था, हर टेस्ट में हो रहा था, लगातार 5-10 टेस्ट में हो रहा था। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, उसमें टिक लगाया कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और दूसरा ऐसा है कि दूसरा इनकरेक्ट है या करेक्ट है, जो भी है उधर जो टिक लगाया वो ठीक लगाया। लेकिन अगर नीचे 4 ऑप्शन रहेगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट, स्टेटमेंट ऑप्शन 2 रहेगा दोनों इनकरेक्ट, ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा, एक करेक्ट एक इनकरेक्ट, उसमें जाके गलत कर रहा था कि उसने टिक मारने में गलत कर रहा था, ऊपर टिक किया लेकिन इधर जाके गलत हो रहा था। तो ये चीज को बार बार देख लेना चाहिए। मेरा लगातार 5 टेस्ट में गलत हुआ। और एक चीज फिजिक्स में, जैसे कि वेव्स या एसएचएम में होता है कि इक्वेशन दिया रहेगा कि एम्पलीट्यूड, पूरा इक्वेशन दिया रहेगा, एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया रहेगा, लास्ट में लिखा रहेगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा एक्स इज इन सेंटीमीटर और मीटर, ऐसे कुछ दिया रहेगा। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन अगर मीटर में दिया है क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन रहेगा कि 5, अगर एम्पलीट्यूड 5 दिया है क्वेश्चन में जो इक्वेशन था, जाके यहाँ पे पहला ऑप्शन ही मिलेगा कि 5 सेंटीमीटर, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि 5 मीटर। तो इस चीज को ध्यान देना है। जो टेस्ट में भी आया था इसमें गलत हुआ था, तो नीट में भी आ गया, तो ये करेक्ट हुआ। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा, जो टॉपिक्स है जिनमें लगातार गलत हो रहा है, उन चीजों को ध्यान देना चाहिए। जो लगातार मैक्सिमम ज्यादा टेस्ट देने से ये आएगा कि कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, ये चीजें आ जाएगी। अच्छा, मेरा और एक सवाल है, मेनली खास करके जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मतलब एक बार रिपीट करते हैं फिर उनका नहीं हो पाते हैं, 500 के ऊपर भी आते हैं किसी किसी का, तो जल्दी घबरा जाते हैं। तो और बोलते हैं सर हम लोग का पेरेंट्स नहीं मान रहा है, तो उन लोग का पेरेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहते हो, जो मेनली खास कर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए? गर्ल्स स्टूडेंट का ऐसा है कि उनको पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है, वो लोग ज़्यादा टाइम मतलब पढ़ सकते हैं, एक साथ ज़्यादा टाइम पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गार्जियन को दे देना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ने का जो कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा होता है, याद रखने का कैपेबिलिटी, और मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं वो लोग। बॉयज़ के मुकाबले बॉयज़ क्या करते हैं, थोड़ा टाइम ऐसे हंसी मजाक करेंगे, और वो भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम पढ़ते रहे।
उससे ऐसा होता है कि दिमाग में बाद में कुछ अंदर इंटेक नहीं होगा, अंदर जाएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है। थोड़ा सा हंसी मजाक भी जरूरी है, थोड़ा ब्रेक का भी जरूरत है। जैसे कि यहाँ का रूटीन है कि 10-12 पहले तो 7-8 घंटा, उसमें भी बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और लगातार एकदम उतना ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ रहे तो वो जितना आवर्स पढ़ रहे वो कंसिस्टेंटली पढ़े। ऐसा नहीं है कि कल टेस्ट है आज थोड़ा 12, 15, 16 घंटा 18 घंटा पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर दिन सेम टाइम फॉलो करना चाहिए जितना पढ़ रहे हैं। अच्छा, और लास्ट सवाल है मेरा, ऐसे सुपर 40 में तो हॉस्टल्स है, बच्चों को हॉस्टल में रहना मतलब हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हॉस्टल का माहौल कैसा होता है? जैसे कि दोस्त एक दूसरे को कितना हेल्प करते हैं, ये एक बार क्लियर कर दें। ये एक था हमारे क्लास का ही था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो मेरा रूम का ही है, मेरा रूममेट था। उनका पहला जो 12th था वो 12 में जो दिया था उतना अच्छा नहीं हुआ था, कुछ उतना ज़्यादा नहीं था पढ़ने में। तो इस साल ऐसा करता था कि वो जो भी दिन का डाउट है वो ऐसा था कि टीचर के पास जाने से शर्माता था। तो अगर एक डाउट पूछेगा तो अगर एक सवाल पूछ दिया तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, इस मेंटालिटी का था। और टीचर जो समझा रहा है वो भी उतना अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाता था। तो वो मेरे पास हर रोज आता था, 1, 2, 5 जितना भी क्वेश्चंस होता था, मैं सोने से पहले वो आता था, आके पूछता था कि ये वाला क्वेश्चन जो भी है पूछता था। और मैं ऐसा नहीं है कि नहीं बताता था, अगर ऐसा मेरा कुछ प्रॉब्लम है कि दिमाग शांत नहीं है या फिर कुछ हेडेक, उस टाइम में नहीं बताता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अभी बताऊंगा कुछ गलत ना बता दो, तो मैं नहीं बताता था उस टाइम में। और जितना भी टाइम पूछा सब बताया। उसका इस बार का मार्क आया 630+। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहाँ ये भाईचारा है जो है, तो हम बस वही बोलना चाहते हैं जो ऐसा है कि अगर पूछ रहा है कोई, अगर पूछ रहा है, जैसे कि मान लीजिए मुझे ही पूछ रहा है, एक आके पूछ रहा है वो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि 2-4 लोगों से पूछेगा उसके बाद आएगा, जो थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा। वो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, ऐसा हो सकता है वो क्वेश्चन मैं दोबारा पहले कभी नहीं देखा, ऐसा हो सकता है वो कॉन्सेप्ट मेरे लिए पहली बार हो सकता है। तुम्हारा भी रिवीजन हो रहा है। हाँ, उस टाइम में मेरा भी रिवीजन हो रहा है। और मुझे उस टाइम में अगर किसी को 10 क्वेश्चन भी बता दिया तो मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के टाइम में उतना करना नहीं पड़ेगा, तो मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा उस टाइम में। तो बताना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं बता दिया तो उसका मार्क ज्यादा आ सकता है, मेरा कम आ सकता है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, ओके। नजमुल से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिनका नहीं हुआ वो नजमुल से सीख सकते हैं, जो एक बार ड्रॉप लेने के बाद भी हम 700 के ऊपर जा सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स का होते हैं, हॉस्टल्स का होते हैं, और पेरेंट्स का भी होते हैं जो उनके ऊपर फेथ रखते हैं। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हमारे साथ बात करने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। अच्छा डॉक्टर बनो, खुश रहो।